माय नेम इज पंकज जहांगीर। आप मुझे देख रहे हैं डायमंड कैंप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग के नेचर के बारे में बताता है। मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 थ्योरी दी गई हैं। वीबीटी दी गई है, सीएफटी और एलएफटी। वीबीटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और सीएफटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेटल और लिगेंड के नेचर बॉन्ड के नेचर के बारे में बताती है। और एलएफटी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम सीएफटी की स्टडी करते हैं, क्योंकि सीएफटी से कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो आप, चाहे जेईई का ले लो चाहे नीट का ले लो, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, कन्फर्म होते हैं। इसलिए हम सीएफटी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीएफटी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीएफटी। सीएफटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। सीएफटी की जो फुल फॉर्म है वो होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और सीएफटी की एक बात है कि सीएफटी बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है। सीएफटी केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, ये फिजिक्स से उधार ली गई थ्योरी है। इसलिए इसे सीएफटी है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है। इसने बताया, सीएफटी ने बताया कि जब मेटल और लिगेंड, ठीक है, आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आपस में मिलकर किसका करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी प्रकार सॉलिड स्टेट में केटायन और एनायन आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल केटायन की तरह बिहेव करता है और लिगेंड एनायन की तरह बिहेव करता है। और इनके बनने में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बनने में और आयनिक क्रिस्टल के बनने में सीएफटी ने बहुत ही क्या बताई, सिमिलरिटी बताई। सिमिलरिटी बहुत ज्यादा क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी के अकॉर्डिंग टू सीएफटी, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होते हैं। मेटल और लिगेंड के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होता है, प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पाए जाते, ना ही इसमें ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, क्योंकि सीएफटी क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है और सॉलिड स्टेट में कहीं पर ओवरलैपिंग या कोवेलेंट के कंसेप्ट को यूज नहीं किया जाता है। हाँ, वो जो आयनिक इंटरेक्शन है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि जो मेटल है वो है पॉजिटिवली चार्ज और लिगेंड क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये तो है केटायन और ये है एनायन, दोनों के बीच में क्या होगा, ये भी आयन और ये भी आयन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन इंटरेक्शन। ठीक, अगर लिगेंड न्यूट्रल है, जैसे मेटल तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। और अगर लिगेंड आपके पास आ गया न्यूट्रल, जैसे H2O होता है, NH3 होता है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो ये जो इंटरेक्शन होती है, इसे, ये आयन है और ये डाइपोल है, तो जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देखिए सीएफटी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है और सीएफटी के अकॉर्डिंग
मेटल और लिगेंड से मिलकर जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, उसी प्रकार केटाइन और एनाइन मिलकर एक आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें बनने में काफी क्या होती है, सिमिलरिटीज होती हैं। और सीएफटी के अकॉर्डिंग, सीएफटी का जो मेन पॉइंट है, सीएफटी मेटल और लिगेंड के जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है इनके बीच में, कि किस प्रकार दोनों आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उस नेचर के बारे में बताती है। तो इसने बताया कि सीएफटी ने कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के कोवेलेंट कैरेक्टर या ओवरलैपिंग को सीएफटी नहीं बताती है, क्योंकि सीएफटी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है और फिजिक्स में ये कोवेलेंट कैरेक्टर ये नहीं जानती है फिजिक्स। तो इसने बताया कि जो आयनिक इंटरेक्शंस है, प्योरली आयनिक इंटरेक्शन, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो आयन आयन इंटरेक्शन हो सकता है, दूसरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। आयन आयन इंटरेक्शन जब मेटल और लिगेंड दोनों क्या हो, आयन हो, यानी मेटल तो पॉजिटिवली चार्ज होगा ही दोनों कंडीशन में। जब लिगेंड क्या हो, नेगेटिव चार्ज है लिगेंड, तो क्या हो जाएंगे, आयन आयन इंटरेक्शंस हो जाएंगे। और जब लिगेंड है न्यूट्रल है, जैसे H2 और NH3 न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन होंगे प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस। इन सभी चीजों के बारे में सीएफटी बताती है। अब सीएफटी के कुछ पॉइंट हैं जो कॉन्सेप्ट हैं सीएफटी, ठीक है, तो उन पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सीएफटी का कि सीएफटी मेटल एंड लिगेंड दोनों को क्या मानती है, पॉइंट चार्ज मान के चलती है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, कि मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और लिगेंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, दोनों को पॉइंट चार्ज मान के चलती है। सेकंड पॉइंट जो इसका है वो इसका पॉइंट है कि मेटल स्टेशनरी रहता है, यानी मेटल मूव नहीं करता है। मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बनने में मेटल मूव नहीं करता है, मेटल स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो लिगेंड है वो क्या होता है, मूवेबल होता है, यानी ये मूव करता है। ठीक है, यानी मेटल, ये मेटल, तो मेटल स्टेशनरी फेज में, और लिगेंड क्या करता है, मेटल को चारों ओर से सराउंड किए हुए प्रेजेंट रहते हैं। ये लिगेंड है, और मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब इसने बताया कि थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, मेटल और लिगेंड दोनों को इसने पॉइंट चार्ज माना। सेकंड पॉइंट है मेटल स्टेशनरी फेज में रहता है और लिगेंड मूवेबल फेज में रहता है, यानी लिगेंड मूव कर सकता है और मेटल मूव नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट इसने बताया कि मेटल है ना, यूनिवर्स के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, यूनिवर्स के सेंटर पर, मेटल यूनिवर्स के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है। और जो लिगेंड है वो मेटल के चारों ओर, अराउंड द मेटल, मेटल के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यानी ये मेटल है और लिगेंड क्या होते हैं, इधर चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है या न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती है, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और लिगेंड क्या करते हैं, मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, इस प्रकार मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसने ये बता दिया कि मेटल और लिगेंड पॉइंट चार्ज माना, मेटल स्टेशनरी फेज में रहता है, लिगेंड मूवेबल होता है, मेटल यूनिवर्स के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, लिगेंड अराउंड द मेटल प्रेजेंट रहता है, मेटल के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। अब इसने सॉलिड स्टेट से कंपेयर किया था इसको। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड आपने देख ली होगी। अब इसने सॉलिड स्टेट से इसको कंपेयर किया। केटाइन
और एनाइन, ये सभी आपस में सॉलिड स्टेट में मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, और आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किससे होता है, यूनिट सेल आपस में मिलकर करते हैं। यूनिट सेल आपस में मिलकर एक आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसने एक यूनिट सेल ले ली, CFT ने एक यूनिट सेल ले ली। ठीक है, ये इसने क्यूबिक यूनिट सेल ले ली। ठीक है, और इसको इसने यूनिवर्स मान लिया। ठीक है, और इस क्यूबिक के बॉडी सेंटर पर क्या मान लिया, मेटल मान लिया। इसने बताया था कि बॉडी सेंटर पर क्या रहता है, मेटल प्रेजेंट रहता है, और लिगेंड क्या रहते हैं, इनफाइनिटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहते हैं। ये लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड क्या है, इससे इनफाइनिटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। मेटल और लिगेंड के बीच में इनफाइनिटिव डिस्टेंस प्रेजेंट रहती है। इसने यहाँ पर ध्यान से देखना कि CFT के अनुसार जब एक आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होता है तो वो यूनिट सेल से मिलकर बनता है। तो इसने आयनिक क्रिस्टल में कंपेयर करके इसने एक यूनिट सेल ले ली, और यूनिट सेल को इसने यूनिवर्स मान लिया, और इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को इसने यूनिवर्स का सेंटर मान लिया, और यहाँ पर मेटल को मान लिया, क्योंकि मेटल बताया था कि यूनिवर्स के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है। तो इस यूनिट सेल को इसने यूनिवर्स मान लिया, तो मेटल क्या रहेगा, इसके बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा, और लिगेंड क्या रहेंगे, चारों तरफ से मूव करेंगे इसके चारों ओर से, और मेटल क्या करेगा, लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब लिगेंड होता है मेटल से इनफाइनिटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहता है। मेटल पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस पर रहेगी रहेगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। इनिशियली क्या होता है, इंटरेक्शन, किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन 2 टाइप का हो सकता है। मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन 2 टाइप का हो सकता है। प्रारंभ में क्या होता है कि जब मेटल और लिगेंड दोनों एक दूसरे से इनफाइनिटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहते हैं, तो लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज है, और मेटल क्या करेगा, स्टेशनरी फेज में है, इसलिए लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए लिगेंड क्या करेगा, मेटल की तरफ मूव करेगा, यानी लिगेंड मेटल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सारे के सारे लिगेंड मेटल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी इंटरेक्शन होता है। प्राइमरी इंटरेक्शन अट्रैक्शन टाइप का होता है, रिपल्शन टाइप का। मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो प्राइमरी इंटरेक्शन अट्रैक्शन टाइप का होता है। और किस किस के बीच में होता है, ये मेटल एंड लिगेंड के बीच में। अब देखते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। जब लिगेंड क्या होता है, मेटल के पास आता है, तो मेरी बात ध्यान से देखना, मेटल होता है, मेटल पर भले ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मेटल के पास ऑर्बिटल तो होंगे, तो इसके पास ये रहे ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो मेटल के ऑर्बिटल है उनमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मेटल के ऑर्बिटल और में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, जब लिगेंड इसकी तरफ मूव करेगा मेटल की तरफ, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसे बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन, यानी सेकेंडरी इंटरेक्शन। सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है रिपल्सन टाइप का। सेकेंडरी इंटरेक्शन रिपल्सन टाइप का होता है। किन किन के बीच में होता है ये रिपल्सन, ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड के बीच में। मेटल के ऑर्बिटल एंड लिगेंड के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है,
सेकेंडरी इंटरेक्शन में रिपल्सन होता है मेटल के ऑर्बिटल, क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और लिगेंड के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्योंकि लिगेंड में नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और मेटल में ऑर्बिटल में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। जब लिगेंड क्या होते हैं, मेटल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहते हैं, इनफाइनेटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहते हैं, तो लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये प्राइमरी इंटरेक्शन होता है अट्रैक्शन टाइप का। मेटल एंड लिगेंड के बीच में मेटल लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब मेटल लिगेंड क्या करेंगे, मेटल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं आगे, तो लिगेंड मेटल के पास आता जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऑर्बिटल मिलेंगे, और ऑर्बिटल मिलेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसे सेकेंडरी इंटरेक्शन कहते हैं। सेकेंडरी इंटरेक्शन रिपल्सन टाइप का होता है, मेटल के ऑर्बिटल एंड लिगेंड के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जैसे लिगेंड है, लिगेंड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और कोई भी अगर चार्ज स्पीशीज होती है तो उसकी कुछ ना कुछ फील्ड रही होगी। फील्ड का मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ कहीं ना किस डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट रहता है, वो क्या होती है, उसकी फील्ड होती है। मान लीजिए ये यहाँ तक इसकी फील्ड है, ठीक है, और लिगेंड की जो फील्ड होती है उसको बोलते हैं वो आप क्रिस्टल फील्ड। यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो लिगेंड है वो मेटल की तरफ जाएगा, ठीक है, तो कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है उसकी फील्ड होती है, और चार्ज स्पीशीज अगर लिगेंड है तो लिगेंड की फील्ड को बोलते हो क्रिस्टल फील्ड। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड कितने प्रकार की हो सकती है, और कैसे फील्ड की वजह से मेटल और लिगेंड में क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सीएफटी का। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फार फील्ड और एक होती है नियर फील्ड। यानी क्रिस्टल फील्ड टू टाइप की होती है, फार फील्ड होती है और नियर फील्ड। फार फील्ड होती है जब लिगेंड मेटल से इनफाइनेटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहता है, और नियर फील्ड होती है जब लिगेंड मेटल के बिल्कुल ऑर्बिटल के एकदम पास आ जाता है, तब नियर फील्ड लगती है, और जब इनफाइनेटिव डिस्टेंस पर होता है तब फार फील्ड होती है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल को मान लिया यूनिवर्स के सेंटर में प्रेजेंट है। मेटल है, मेटल में क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। ये क्या है, मेटल में ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल है ये, तो ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ये वाई एक्सिस मान लेता हूं। ठीक है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है, और ये क्या मान लेता हूं, डॉटेड लाइन से नॉन एक्सियल। ठीक है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है। एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है, और ये नॉन एक्सियल है, इसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं। ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है, मेटल से इनिशियल इनफाइनेटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये डिस्टेंस मान लीजिए आप इनफाइनेटिव डिस्टेंस है। ठीक है, जब लिगेंड मेटल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है तो जो फार फील्ड होती है उसकी जो सिमेट्री है वो बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। यानी लिगेंड जब मेटल से इनफाइनेटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्सियल ऑर्बिटल में, और ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मेरे को आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये लिगेंड है, मेटल की तरफ मूव कर रहा है, रिपल्सन यहाँ भी होगा और रिपल्सन यहाँ भी होगा, क्योंकि दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो रिपल्सन मेरे को आप बताइए कि एक्सियल ऑर्बिटल में ज्यादा होगा या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में ज्यादा होगा। ठीक है, लिगेंड क्या है, पहली बात बता देता हूँ, लिगेंड मेटल से इनफाइनेटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि जो रिपल्सन होगा वो एक्सियल डी ऑर्बिटल में ज्यादा होगा या नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में ज्यादा होगा।
तो इसका आंसर है दोनों में, एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों में रिपल्सन जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा? जब एक एग्जांपल के द्वारा समझिए, मान लीजिए आप किसी जंक्शन पर खड़े हो, ठीक है, आप 3 दोस्त खड़े हो किसी जंक्शन पर, ठीक है, वहां पर क्या है, बहुत सारी ट्रेन की पटरियां हैं, एक ट्रेन बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, इस दोस्त को लगेगा कि ये ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, इस दोस्त को लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रही है, और इस दोस्त को लगेगा कि ये ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, यानी ये अलग अलग पटरी पर खड़े हैं। ट्रेन के बहुत ज्यादा दूर होने के कारण ये पटरी का पता नहीं कर पाते हैं, और तीनों को क्या लगेगा कि ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, हालांकि ट्रेन आती तो एक ही पटरी में रहे। जब ट्रेन बिल्कुल पास में आ जाएगी तब क्या होगा, इनको पता लगेगा कि ट्रेन मेरी तरफ नहीं आ रही है और इसकी तरफ ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन जब बहुत दूर होती है तो तीनों पर क्या लगता है, प्रभाव इक्वल लगता है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा दूरी पर होने का इसका जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए चांद है, चांद, आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में आप अगर जयपुर में बैठे हो तो आप सोचते हो कि चांद मेरे ऊपर है, और आप अगर श्रीनगर में बैठे हो तो आप सोचते हो कि चांद मेरे ऊपर है। अगर आप चेन्नई में बैठे हो तो आप सोचते हो कि चांद मेरे ऊपर है। हालांकि सभी के ऊपर चांद थोड़ी है, चांद की एक फिक्स पोजीशन है, चांद सभी के ऊपर थोड़ी ना है। लेकिन क्या होता है कि चांद की और हमारे बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, इसलिए जो इसकी सिमेट्री होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है और सभी को लगता है कि चांद अपने ऊपर है। इसलिए होता है जो फार फील्ड होती है तो उसकी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, उसका जो इफेक्ट लगेगा यानी जो रिपल्सन होगा वो एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एक्सियल एंड नॉन एक्सियल दोनों में क्या होगा, इक्वल, दोनों में इक्वल रिपल्सन होगा, इक्वल रिपल्सन। और जब रिपल्सन होता है तो क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, यानी एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। यानी अब बता दिया फार फील्ड का स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब हमारे बीच में लिगेंड और मेटल के बीच में होने के कारण इसकी जो सिमेट्री स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, इसके कारण एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों पर रिपल्सन बराबर होगा। रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और रिपल्सन चूंकि दोनों पर बराबर होने के कारण दोनों की एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी। अगर डी ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी जब इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इसे बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है, ये एक्साइटेशन होगा। अब देखिए जब लिगेंड मान लीजिए यहां पर आ गया बिल्कुल, ठीक है, लिगेंड आ गया बिल्कुल एकदम पास, यानी ट्रेन है वो, ये ट्रेन है और ये यहां पर आ गई एकदम। अब तो इसको पता ही चल गया कि ट्रेन इस पटरी पर आ रही है, ये क्या करेंगे, अपने को ओवर एक्साइटेड महसूस करेंगे और ये अंडर एक्साइटेड होगा। ये तो सोचेगा कि ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, इसने क्योंकि सभी पहले तो तीनों ने इक्वल सोचा था कि ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, लेकिन अब ट्रेन इक्वल इसकी तरफ आ रही है, यानी लिगेंड और मेटल इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। इसलिए ये तो अपनी एनर्जी को, जो नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल है वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे और एक्सियल वाले अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। यानी अगर लिगेंड एक्सियल की तरफ आ रहा है, ये एक्सियल की तरफ है, अगर लिगेंड एक्सियल की तरफ आ रहा है तो नॉन एक्सियल वालों को तो पता चल गया, क्योंकि नियर फील्ड में तो पता, जब बिल्कुल पास आ जाने में तो पता चल ही गया जाता है कि ये किसकी तरफ देख रही है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, बिल्कुल पास आने में पता चल जाएगा कि लिगेंड कहां पर आ रहा है। अब पता चल गया कि लिगेंड एक्सियल की तरफ आ रहा है, तो एक्सियल की तरफ आ रहा है तो रिपल्सन भी एक्सियल और लिगेंड के बीच में ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर लिगेंड नॉन एक्सियल साइड की तरफ से आ रहा है तो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और एक्सियल वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी नियर फील्ड जो होती है वो ज्योमेट्री पर बेस्ड होती है, ज्योमेट्री बेस्ड होती है, इसमें सभी की एनर्जी इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ती है,
कुछ की कम हो जाती है और कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो जाती है, कुछ की ज़्यादा होती है और कुछ की कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, यानी क्रिस्टल फील्ड दो प्रकार की होती है, फार फील्ड और नियर फील्ड। फार फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, जब लिगेंड मेटल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहता है तो मेटल के ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, इक्वल होगा। तो रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एक्सियल की भी इंक्रीज होगी और नॉन एक्सियल की भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब लिगेंड हम मान लिया आपने कि एक्सियल में आ रहा है, ठीक है, तो एक्सियल में आ रहा है तो नॉन एक्सियल क्या हो गए, अपने को क्या करेंगे, ये और एक्साइटेड थे पहले, ये अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्योंकि लिगेंड के नीचे तरफ आ ही नहीं रहा। और जो एक्सियल वाले हैं वो जो एनर्जी इसने नॉन एक्सियल वाले ने वो रिलीज करी है, उस एनर्जी को ये एक्सियल वाले क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे और हायर एनर्जी में चले जाएंगे, यानी इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो नियर फील्ड क्या करवाती है, स्प्लिटिंग करवाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको अब हम देखते हैं कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। फार फील्ड और नियर फील्ड। फार फील्ड कब लगती है, जब मेटल और लिगेंड दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहते हैं। फार फील्ड का प्रभाव क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहने के कारण स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी, और इनमें क्या होंगे, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल दोनों में रिपल्सन क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, रिपल्सन अगर इक्वल होते हैं, जैसे ये डी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं मानता हूँ। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, लिगेंड आ रहा है मेटल की तरफ और ये एक्सियल है, डी ऑर्बिटल है और ये नॉन एक्सियल है। लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, एक्सियल की भी इंक्रीज होगी और नॉन एक्सियल की भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक्सियल वाले भी एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं, नॉन एक्सियल वाले भी कर लेते हैं। ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये क्या होते हैं, एक्सियल, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स क्या होते हैं, नॉन एक्सियल। लेकिन ये फार फील्ड में क्या होगी, सभी की एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी, इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन कौन करवाता है, फार फील्ड करवाती है एक्साइटेशन। ठीक है, अब देखते हैं नियर फील्ड। जब लिगेंड क्या हो जाता है, मेटल के एकदम पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पता चल जाता है कि अगर लिगेंड एक्सियल की तरफ आ रहा है तो एक्सियल वाले अपनी एनर्जी इंक्रीज कर लेंगे और नॉन एक्सियल वाले अपनी एनर्जी कम कर देंगे, क्योंकि एक्सियल पर आ रहा है तो एक्सियल पर रिपल्सन ज्यादा होगा ना कि नॉन एक्सियल पर। ठीक है, और अगर लिगेंड नॉन एक्सियल की तरफ से आ रहा है तो नॉन एक्सियल पर रिपल्सन ज्यादा होगा और एक्सियल पर कम होगा, इसलिए एक्सियल वाले अपनी एनर्जी डिक्रीज कर देंगे और नॉन एक्सियल वाले अपनी एनर्जी इंक्रीज कर लेंगे। यानी नियर फील्ड क्या होगा, ज्योमेट्री बेस्ड होगी, ज्योमेट्री बेस्ड। और नियर फील्ड क्या करवाती है, स्प्लिटिंग करवाती है। जब डी ऑर्बिटल है, डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो उसे स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद का हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।